एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हार्मोन बनाना। और एस्ट्रॉइड है तो कौन सा हार्मोन बनाएगा, फैट हार्मोन बनाएगा पक्का। अब फैट हार्मोन कौन बना रहा है, तो हमारे जैसे कि टेस्टिस्ट हो गए, जो ओवरी हो गई है, जो हार्मोन निकालता है कौन सा, टेस्टिस होगा तो टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी हो गई तो कौन सा, एस्ट्रोजन, और ठीक है प्रोजेस्टेरोन। तो ये कैसे हार्मोन है, फैट हार्मोन है ये, इसी को हम क्या बोल देंगे, एस्ट्रॉइड हार्मोन बोल देंगे। अब बताओ जहां पे एस्ट्रॉइड हार्मोन आएगा या एस्ट्रॉइड आ जाएगा तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, एससीआर, ठीक है ना, एससीआर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिस में और ओवरी में एससीआर बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, इसी वजह से वो एस्ट्रॉइड हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। और भी जगह एक और ऑर्गन था जहां पे एससीआर बहुत पाए जाते थे, उसका नाम क्या है, लीवर, ठीक है लीवर, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कौन करता है, एससीआर ही करता है। और एससीआर इसी वजह से सबसे ज्यादा और भी बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में, क्योंकि लीवर का भी काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का, ठीक है ये होता है। चलो आते हैं एक बार माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भाई खेल चल रहा है, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्या खेल चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली क्या पढ़ाया था, जब ग्लूकोज का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ना है तो 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रोसेस कौन सा था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरा कौन सा था, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा प्रोसेस था आपका कौन सा, ईटीसी। ईटीसी का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली आपका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सेल है, ठीक। अब सेल में आ गया हमारा ग्लूकोज आया, और यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी, ठीक है। अब सेल का ये कौन सा हिस्सा है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है तो जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, C6H12O6, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज होता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला ये भाई साहब कंपाउंड है। अब इसको तोड़ना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। तो इसमें बताओ क्या होगा, ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म में गया तो गया फिर ये टूटेगा, तो टूटता किसमें, पैरेविक एसिड में। तो पैरेविक एसिड में कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 6 से 3 आधा तो हो गया, तो आधा इसको तोड़ दिया, लेकिन कंप्लीटली टूटा नहीं है, तो एनर्जी भी पूरी नहीं मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी हमको यहाँ पे, 2 एटीपी एनर्जी मिलेगी। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कि एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बिल्कुल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद पैरेविक एसिड भाई साहब कहां चला जाता है, मैट्रिक्स में जाएगा। कहां जाएगा ये, मैट्रिक्स में जाएगा, और मैट्रिक्स में दूसरी प्रोसेस चलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं। तो ये भाई साहब कहां चलेगी, मैट्रिक्स में, ठीक है। ये कौन हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है मैट्रिक्स बोलते हैं। यही मैट्रिक्स, और ये जो हमारा पैरेविक एसिड कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस हिस्से में जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा। तो यहाँ पे भी ये टूटेगा, थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे भी तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे और ये टूटेगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कि एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, एनर्जी कितना निकालेगा, 2 एटीपी एनर्जी निकालेगा, ठीक है 2 एटीपी एनर्जी का बाद इसके साथ साथ और भी चीजें निकलेंगे, जैसे CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। तो CO2 जो निकलेगा वो तो जैसे सांस छोड़ा बाहर निकल गया। वाटर का कहां गया, वाटर बॉडी ने रीएब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ निकलते हैं, क्या, एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, NADH प्लस FADH2। अब इसका क्या करेंगे भाई, अब इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इसको भी तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के लिए फिर कहां जाएंगे हम लोग, फिर जाएंगे कहां पे, तीसरे प्रोसेस में जिसको बोलते हैं ETC। तो ETC भाई साहब कहां चलती है, ये चलती है यहां पे। ये कौन सा जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी का मतलब क्या, वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप किसके, मैट्रिक्स के, ठीक है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। ये ऐसे देखो, ये वाला जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करूंगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा अंदर का, तो अंदर वाला हिस्सा तो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब भाई साहब जो बच गया कौन सा, NADH और
कौन सा FADH2, ये भाई साहब कहाँ जाएगा, क्रिस्टी के पास जाएगा। यहाँ पे इसके तोड़फोड़ करेंगे हम लोग, इसको तोड़फोड़ करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ETC भाई साहब भी ये कहाँ चलेगा, ये चलेगा आपके क्रिस्टी में चलेगा। और यहाँ पे कितनी एनर्जी, यहाँ पे आपको कितनी एनर्जी निकली थी 2 ATP, यहाँ पे कितनी 2 ATP, यहाँ पे कितनी 34 ATP। अब टोटल कितनी एनर्जी निकल गई 38 ATP। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी 38। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो कितनी 36 माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये दोनों किसके हिस्से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछे कोई कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 36। साइटोप्लाज्म में 2, और टोटल अगर पूछा जाए तो 38, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में। माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी काम करेगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेगा, साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो 38 ATP एनर्जी निकलेगी। NCERT का यही डाटा है। बहुत जगह अलग अलग डाटा दिया जाता है, गूगल में सर्च करोगे तो हो सकता है कि 30 दिया जाए, 32 दिया जाए, बट हमको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमको चलना है किसके अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग। वही भाई साहब सबका माई बाप है, ठीक है। तो NCERT बोलता है कि 38 ATP, और एग्जाम में अगर आए 38 ATP तो इसी को ही टिक करना है, बाकी कोई किसी को नहीं करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये 38 ATP क्यों आए, जब मैंने इसकी कहानी में बताऊंगा आपको, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे आएंगे तो इसको मैं बताऊंगा कि 38 ATP क्यों, 36 क्यों नहीं, 34 क्यों नहीं, ये क्यों आ रहा है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, ठीक है। फिलहाल ये था, हमने समझा लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या, किसका डाउट था, हो गया क्लियर। हाँ, वो यहाँ पे मेन बात है कि और भी चीजें आपको समझाना कि आखिर ये 34 ATP, जैसे कि मैंने आपको बताया NADH, FADH2, इसके बारे में बताया आपको, ये नहीं बताया, ठीक है ना। वहां आगे में हम जाएंगे तब थोड़ा वहां पे डिटेल में देखेंगे ये भाई सब है क्या, ये क्या है, ठीक है। और 34 32 ये सब क्यों आ रहा है, 30, अब यहाँ पे 34 क्यों आ रहा है, 20 क्यों नहीं आ रहा है, सवाल तो आना चाहिए ना। 20 आ रहा है, 16 क्यों नहीं आ रहा, 17 क्यों नहीं आ रहा, 18 क्यों नहीं आ रहा है, 34 क्यों आ रहा है। तो ये जो सवाल है उसका जवाब आपको आगे मिलेगा, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो ये डाउट था खत्म। और किसी का डाउट है भाई, किसी का है? अरे वायरस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, जो पढ़ा रहा हूँ उसमें पूछो यार। जब वायरस पढ़ाऊंगा तब वायरस के बारे में डिटेल करेंगे। फिलहाल जो मैं पढ़ाया, जो कल मैंने आपको पढ़ाया या अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो क्या मैं आगे बढ़ूं आगे? कितने 80 किसकी? अच्छा, डेट उधर उधर हो सकता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अब आते हैं जो बच गए हमारे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे आपके ऑर्गन बचे हुए हैं, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं किसको, वैक्यूल्स को। वैक्यूल को हिंदी में क्या बोला जाता है, रसधानी या रसकोश, ठीक है, रसधानी या रसकोश। अब ये भाई साहब वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की हुई है। तो ये मुझे बताओ कि वैक्यूल्स जो होते हैं क्या ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल पाए जाते हैं। प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट अगर हम बात करें किसकी, इसके साइज की, ठीक है, इसके साइज की, तो साइज की मैं बात करूं तो ये एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं और प्लांट सेल में ये भाई साहब बड़े होते हैं। तो ये भाई साहब बहुत बड़ा होता है एनिमल सेल के मुकाबले। और ऐसा क्यों है भाई, क्यों? अगर इसका मैं एक शेप बनाऊं, सब मान लेते हैं नॉर्मली एक स्ट्रक्चर में बनाता हूं, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो इस तरह से ये रहता है। तो ये मान लेता हूँ एक सेल है, इस सेल का सबसे बड़ा हिस्सा प्लांट सेल की, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैक्यूल्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सेल है, तो ये है, तो आप ये क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है।
एक और लेयर होगी यहाँ पे, एक और लेयर होगी यहाँ पे, सेल वॉल होगा, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं, अंदर से हमको मतलब है। देखो ये होता है वैक्यूल, सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे प्लांट सेल का, और इसके अंदर जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? तो जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी? वैक्यूल्स की। अच्छा दूसरे कलर से बनाता हूँ तब ज्यादा, ब्लैक ब्लैक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक रहेगा। तो ये भाई साहब जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये क्या है? वैक्यूल है। ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये वाली मेम्ब्रेन, इसी को हमने क्या नाम दिया? टोनोप्लास्ट। और अंदर वाला जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कॉलसैप। क्या बोलते हैं? कॉलसैप। कॉलसैप, ठीक है ना, कौन सा सेप? कॉलसैप। तो कॉलसैप बोलते हैं अंदर वाले हिस्से को, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये होता है वैक्यूल्स का कहानी। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला कि भैया ये जो वैक्यूल्स है ये प्लांट सेल है। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। अगर यहीं पे एनिमल सेल रहता तो, एनिमल सेल रहता तो फिर कैसा होता ये? तो मान लेता हूं कि ये छोटा सा एनिमल सेल है, ऐसे बना रहा रफ, तो देखो एनिमल सेल में ये भाई साहब कैसे पाया जाएगा? ये छोटा सा कहीं पड़ा रहेगा, ये हो गया वैक्यूल। अब एनिमल सेल में देखो कितना बड़ा है, ठीक है, तो कितना बहुत बड़ा साइज में। तो कहानी, अब बस क्वेश्चन ये उठता है कि भैया प्लांट सेल में ये इतना बड़ा क्यों होता है? एनिमल सेल में छोटा है और प्लांट सेल में बहुत बड़ा क्यों? बताया था मैंने? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। बैठ के बैठ के बैठ के। प्लांट जो है अपना वेस्ट वो वैक्यूम में ही रखता है, और एनिमल सेल में मतलब जैसे हम लोग अपना वेस्ट निकाल देते हैं तो इसलिए इसमें छोटा होता है और इसमें बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई, और कोई है कि नहीं? नहीं, चलो सही बात है। प्लांट सेल में देखो क्या होता है कि भाई साहब इसको वेस्ट, हमारा जो वेस्ट है, हम अपना जैसे हमने खाना खाया तो हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट को निकालने के लिए बहुत सारे माध्यम और उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते प्रॉपर सिस्टम है, डाइजेशन है, डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है? वेस्ट जो होता है वो क्या करते हैं? आदमी सुबह सुबह जाता है पॉटी के माध्यम से उसको निकाल देता है। और क्या होता है? यूरिन के माध्यम से भी हम अपने वेस्ट को निकालते हैं। तो यूरिन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास किडनी है, यूरिन ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है, और फिर हम क्या करते हैं? यूरिन को निकाल देते हैं बॉडी से बाहर। अब प्लांट सेल की बात करो तो भैया इसके पास ना तो किडनी है ना तो यूरिन ब्लैडर है, तो भाई ये अपने वेस्ट को फिर कहां रखेगा? कैसे स्टोर करेगा? कहां निकालेगा? हमने पानी पिया, पानी स्टोर हो गया बॉडी में, पानी स्टोर हो गया बॉडी में। अब क्योंकि बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा खून है, खून में पानी चला गया, बॉडी में चला गया, तो बॉडी में स्टोर हो गया। लेकिन इसके पास ब्लड वेसल्स भी नहीं है, तो फिर पानी कहां स्टोर करेगा? वेस्ट को कहां स्टोर करेगा? तो इसके लिए तो समस्या हो जाएगी। तो इसी वजह से भाई साहब क्या करता है, इसका जो वैक्यूल्स होता है, इसी वैक्यूल में, हाथ हटाओ गाल से, चिंता मुक्त हो जाओ, ठीक है। यहां पे देखो, तो यहां पे क्या करेंगे? तो ये भाई साहब क्या करता है? पानी को भी यही स्टोर करेगा, वेस्ट को भी यही स्टोर करेगा। तो जो भी चीज बच गई है, जो भाई साहब प्लांट के लिए, इसके पास तो सिस्टम है, इसके पास सिस्टम नहीं है, तो पानी को स्टोर यही कर लेगा, वेस्ट को स्टोर यही कर लेगा, आयंस को स्टोर यही कर लेगा। तो इसको स्टोर बहुत सारी चीजें करनी है, तो बहुत सारी चीजें अगर करनी है तो इतना छोटकू साइज रहेगा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा, और इसी वजह से इसका साइज यहाँ पे बड़ा होता है। कभी देखो होगे क्या, पेड़ को तुम लोग क्या करते हो? काटते हो, तो पेड़ को काटते हो तो देखना लस लस टाइप का कुछ निकलेगा, निकलता है कि नहीं? ठीक है ना। तो लस लस टाइप का जो निकल रहा है बेसिकली क्या होता है? तुमने किसको काटा? पेड़ को काटा। पेड़ को जो तुमने काटा, तो पेड़ में देखो बेसिकली तुमने वैक्यूल्स को ही काट दिया। अब वैक्यूल्स में तो बहुत सारा वेस्ट, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा आयंस स्टोर था। तुमने जैसे पेड़ को काटा तो ये भाई सब फट गया, तो फट के बाहर निकलेगा जो इसका वेस्ट है। उसी वेस्ट को हम देखते हैं चिपचिपा, जो गोंद देख रहे हैं, बेसिकली जब देखें वो पेड़ में गोंद निकल रहा है, तो गोंद बेसिकली क्या है? वो वैक्यूल्स में ही रखा हुआ उसका वेस्ट है भाई। इसके लिए तो वो वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए काम का चीज है भाई। हम तो क्या करते हैं? वेस्ट को भी नहीं छोड़ते, आदमी ऐसा है ना। प्लांट का वेस्ट हो चाहे एनिमल का वेस्ट हो, सबको निपटा देते हैं, है कि नहीं? तो ये कहानी है। तो इसी वजह से इसका वैक्यूल्स यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ठीक है, लिख लो इसको। किधर? यहाँ का? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो इसको। एक लाइट ऑफ कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन वाला? इसमें से कोई एक लाइट ऑफ कर दीजिए।
पूरा ही हो जाएगा। चलो अभी ऑफ होगा तो सारा एक ही साथ हो जाएगा। समस्या ये है, तब हमको किलमिस बनना पड़ेगा, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, कोई नहीं, वहाँ बैठा आगे सीट भी नहीं है, समस्या यहाँ पे है। साइड से देखने में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। कौन सा के सर ऐसे ही सही है। ऐसे सही है, इसमें तो हम नजर नहीं आ रहे। ऐसे क्लास के लिए तो दिक्कत नहीं, क्लास के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं, चल जाएगा। क्या किया जाए, ऑफ करें कि ऑन करें? कर दें। बाहर चलिए इधर देखो, इधर इधर इधर। तो हो गया, यहाँ तक कहानी समझ में आई? ठीक है, चलो। किसका किसका कॉल सेप? इसको हिंदी में कॉल सेप ही है भाई, हिंदी रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बस ये समझ लो। उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार लो इस पे। ठीक है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं है। अब देखो क्या चीज को ये स्टोर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है। क्या क्या करेगा पहले बताओ मुझे। किसको? वाटर को करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। और किसको करेगा? वेस्ट को करेगा, बहुत सारे आयंस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ये वेस्ट को ये क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? वैक्यूल्स। अभी यार ये आवाज कहां से आ रही है? गेट है वहां पे? बोल दो कि आवाज नहीं करने के लिए। चलो ठीक है, लिखो यहाँ पे। वाटर, वेस्ट एंड आयंस। कहाँ पे? वैक्यूल्स में। कहाँ पे होगा? यहीं पे। यहीं पे वाटर भी यहीं पे है, आयंस भी यहीं पे है, और वेस्ट भी यहीं पे है। तो इन सब चीजों को यही भाई साहब स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, बड़े हो गया बड़े। अब देखो वैक्यूल्स भी बहुत तरह के होते हैं, कोई एक तरह के वैक्यूल्स नहीं होते, बहुत तरह के वैक्यूल्स होते हैं। कोई ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जैसे प्लांट में भी वैक्यूल है और एनिमल में वैक्यूल है। तो प्लांट के पास वैक्यूल है तो ये बात समझ में आ रही है कि भैया उसको वेस्ट को स्टोर करना है, आयंस को स्टोर करना है, दुनिया भर की चीजों को स्टोर करना है। लेकिन एनिमल सेल है, उसके पास भी तो वैक्यूल है, उसका फिर क्या काम है? उसका कुछ, वो तो वेस्ट को स्टोर नहीं कर रहा है, वाटर को स्टोर नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो बहुत सारे तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के प्रकार, हिंदी में क्या लिखेंगे? वैक्यूल्स के प्रकार या रसधानी के प्रकार। तो देख रहे हो बहुत तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक होता है सेप वैक्यूल। ठीक है, सेप को हिंदी में क्या बोलते हैं? रस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कौन सा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसधानी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फूड वैक्यूल। बेटा लिखा हुआ इधर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेफ वैक्यूल। ठीक है, तो ये क्या है? संकुच, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचन करना। ठीक है, गैस वैक्यूल। ठीक है, चार तरह के होते हैं।
सेप का मतलब रस, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब संकुचन, फूड का मतलब तो समझ में आ रहा है, और गैस मतलब गैस, गैस मतलब हवा। संकुचनशील, संकुचन, अरे यार संकुचनशील, एक एक वर्ड लिखें, संकुचनशील, ठीक है। अब देखो चारों के अलग अलग काम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या काम है इसका, ठीक है। पहले आते हैं सेप वैक्यूल पे, ये भाई साहब का क्या काम है। तो देखो सेप वैक्यूल का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टोर करना क्या चीज़ों को, जैसे कि जैसे ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट में ही पाया जाता है, तो प्लांट में ही पाया जाएगा, तो क्या किस चीज़ को स्टोर करेगा, वाटर को, किसको, वेस्ट को, और किसको, आयंस को, तो इन सब चीज़ों को स्टोर करेगा। अब पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाएगा किसमें, प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है ना, प्लांट सेल में ये पाया जाता है, ठीक है ना। सेप वैक्यूल, इसका सेप थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, देखो ये जो भाई साहब है, ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन करना। अब ये क्या बोल रही है, खोपड़ी से चला गया बाहर, नहीं समझते हैं इस पे। ये क्या करता है, इट मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, टू मेंटेन द concentration of water in sea, ठीक है। पहले समझते हैं तब लिखना, ठीक है, लिख ही लो पहले तब समझाते हैं। फाउंड कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, और एनिमल्स में भी जैसे अमीबा और फिश, ठीक है। देखो तब समझाते हैं क्या इसकी क्या कहानी है। इट मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जल के स्तर को सेल के अंदर संतुलित करता है। ये क्या करता है, जल के स्तर को सेल के अंदर संतुलित करता है। उदाहरण क्या हो गए, एनिमल्स, एनिमल्स में भी कौन, अमीबा और फिश। अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, देख लिया। अमीबा और फिश, अमीबा और एनिमल में भी किस में, अमीबा और फिश, ठीक है। बैक्टीरिया में भी होगा, ठीक है। चलो अब आते थोड़ा समझाता हूं मैं क्या कहानी है इसकी। देखो ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब होता है पानी से, कि पानी, ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या है, कि पानी का लेवल बॉडी में मेंटेन करना। जैसे कि हम अपनी बात करता हूं, तो हम लोग के क्या है बॉडी में, हमारे बॉडी में भी एक भाई साहब है ऑर्गन जो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेटरी को क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसका नाम क्या है, किडनी। किडनी भाई साहब क्या करता है, वो सब काम करता है, फिल्टर करते रहता है वाटर को। मान लेते हैं कि बॉडी में पानी का लेवल बढ़ गया, सपोज दैट, तो भी समस्या, बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाए तो भी समस्या, तो मेंटेन करके रखना है। तो जैसे पानी का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो किडनी क्या करेगी, पानी ज्यादा फिल्टर करेगी, और फिल्टर क्या करेगी, तब आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा यूरिनेशन करेंगे, ठीक है ना, आपको ज्यादा टॉयलेट लगेगा, क्योंकि पानी का लेवल बॉडी में बढ़ चुका है। अब मान लेते हैं कि पानी का लेवल बॉडी में कम हो गया, तो किडनी तो भाई फिल्टर तो करेगी, उसका तो काम ही काम फिल्टर करना, वो फिल्टर कर रही है, लेकिन इस टाइम में देखो क्या होगा, यूरिन बॉडी से कम निकलेगा। तो यूरिन बॉडी से कम निकल रहा है, उसको तो भैया मेंटेन करना है, पानी को, बॉडी को जितना चाहिए उसको तो देना ही पड़ेगा।
लेकिन अब यूरिन क्या निकलेगा, आपके बॉडी से कम निकल रहा है। तो कम क्यों निकल रहा है? क्योंकि बॉडी में पानी का लेवल कम है। अब ज्यादा हो गया तो यूरिन ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा। तो इस तरह से किडनी क्या कर रही है, हमारे बॉडी में क्या कर रही है, पानी के लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, वो इंडिकेट कर देती है कि भैया पानी का लेवल ज्यादा हो गया, पानी का लेवल ज्यादा हो गया, आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा। पानी का लेवल कम हो गया तो जैसे यूरिन करेंगे तो आपको जलन महसूस होगी, होता है। जलन महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि वो इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन दे दिया उसने किसको, ब्रेन को, कि भैया बॉडी में पानी के लेवल कम हो गया, अब पानी आप पीजिए। ठीक है, तो ये किडनी भाई साहब यहाँ पे काम कर रही है। अब मैं बात करूं आपकी, जैसे कि बहुत, क्या सभी जीवों के पास किडनी है? सभी जीवों के पास क्या किडनी है? नहीं। जैसे मैं बात करूं यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया की ही बात कर लो, या नहीं तो अमीबा की बात कर लो, या ईस्ट की बात कर लो, जो एक सेल से ही बने हुए हैं, पूरा सेल, पूरा बॉडी उनकी एक सेल से बनी है, तो उनके पास किडनी कहां से आएगी? किडनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो किडनी कहां से आएगी? सेल, पूरी बॉडी ही नहीं बनी है, तो कहां से किडनी आएगी? तो भैया तब ये कैसे करेंगे अपने बॉडी में, वाटर के लेवल को कैसे मेंटेन करेंगे? अब जैसे अमीबा की ही बात कर लो, ठीक है, अमीबा की बात कर लो, तो ये अमीबा भाई साहब क्या कर रहा है, अमीबा ये एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को मैं बोलता हूं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब देखो अमीबा बेसिकली कहां पाया जाता है, जहां पे पानी का लेवल रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर जाना रहता है, वहीं पे पाया जाता है। और जो पानी जो रहता है, मॉइस्चर जो रहता है, उस जो पानी इसके अंदर गया, ठीक है, इसके अंदर क्या गया, पानी गया, और पानी में बहुत तरह के न्यूट्रेंट रहते हैं, उसी न्यूट्रेंट से ये, उसी न्यूट्रेंट को ये लेता है फूड के माध्यम पे, और फिर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करके एनर्जी निकाल देता है और यूज करता है। तो बेसिकली पानी में जो न्यूट्रेंट मिले रहते हैं वो पानी के साथ इसके बॉडी में जाते हैं, उस न्यूट्रेंट को ये यूज करता है अपने लिए। तो पानी जा रहा है तो न्यूट्रेंट भी जा रहा है, तो पानी बढ़ते जा रहा है, पानी बढ़ते जा रहा है, अमीबा की बॉडी में पानी घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, तो घुसते 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 फूल जाएगा। और ऐसा भी टाइम हो सकता है कहीं फट ना जाइए भाई साहब, हो सकता है कि नहीं कि कहीं फट जाए अमीबा, क्योंकि पानी तो जाना, पानी तो इसको चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से इसको खाना पीना मिल रहा है। ठीक है, तो पानी जा रहा है, खाना पीना मिला, लेकिन एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो पानी बहुत ज्यादा चला जाएगा तो फट जाएगी भाई साहब। तो इसी वजह से इसको एक ना एक, कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए, एक जरिया चाहिए जिसके जरिए क्या होगी, पानी का लेवल बॉडी में मेंटेन रहे, फटना चाहिए भाई साहब, क्योंकि इसको भी तो जिंदा रहना है। तो पानी जैसे जाएगा तो भाई साहब क्या करेगा, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, ये अंदर अपने अंदर ये पानी को घुसेड़ते रहेगा, ये अपने अंदर क्या करेगा, पानी को घुसेड़ रहा है, कौन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है। अब जब जरूरत इसको लग गया कि भैया पानी बॉडी में ज्यादा आ गया है, तो पानी बॉडी में ज्यादा आ गया तो क्या करेगा, नाम क्या है इसका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप को, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा पानी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और इस वजह से भाई साहब फूलेगा भी नहीं, अब पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो गई। तो पानी का लेवल इसने किसने यहाँ पे किसने रेगुलेट किया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। कैसे, पानी आया, पानी को ले रहा है, फूल रहा है, जरूरत से ज्यादा पानी चला गया, अपने आप को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल गैस संकुचन करेगा, तो जैसे सिकुड़ेगा ये, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पानी क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ऐसे ये क्या करेगा, इसके अंदर ये मेंटेन रहेगा। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या लिखाया, फिश के बारे में, मछली। मछली में क्या कर रहा है भाई साहब, मछली के पास तो किडनी ऑलरेडी है, तो फिर इसके पास क्यों है भाई, देखो इसके पास भी रहता है। अब मछली को जब भी देखोगे एक्वेरियम में, देखो देखे हो कि नहीं, क्या करती है, दिन भर ऐसे दिन भर करती रहती है। तो ऐसा ऐसे क्यों कर रही है, क्यों कर रही है वो पानी ले रही है, ठीक है ना, पानी ले रही है, पानी दिन भर लेती रहती है, तो इसी वजह से मुंह इसका ऐसे 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 चलते रहता है दिन भर। ठीक है, तो भाई पानी जो ले रही है बॉडी के अंदर, तो उसके पास भी वैक्यूल्स हैं। अब पानी का लेवल मान लेते हैं कि बॉडी में बढ़ जाए, किसका, मछली का, तो धीरे देखो पानी तो कंटिन्यू ले रही है, हम कंटिन्यू नहीं ले रहे, वो कंटिन्यू ले रही है, तो पानी का लेवल बॉडी में जा रहा है, पानी का, अब धीरे धीरे पानी का लेवल बॉडी में बढ़ेगा या घटेगा, अब ये क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो बढ़ रहा है तो धीरे धीरे मछली का शरीर क्या उसने लगेगा, फूलने लगेगा, लेकिन उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। जैसे कि बॉडी में जो पानी गया, अब पानी फिर कहां जा रहा है, वैक्यूल्स में, जैसे जैसे फूलते जाएगा मछली भी फूलते जा रही है। अब एक लिमिट तक भाई वो सब वो फूल सकता है, ज्यादा फूलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, पानी बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से मछली भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से अपने बॉडी का पानी का लेवल क्या करती है, मेंटेन करती है, किडनी होने के बाद भी। ठीक है, तो ऐसा होता है यहाँ पे।
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। अब आए इस पे अब आते हैं फूड वैक्यूल्स पे, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड वैक्यूल्स की बात करो, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स है ये भाई साहब, फूड वैक्यूल्स का काम क्या है, देखो जैसा नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम, फूड वैक्यूल्स। अब इसका क्या काम होता है, देखो फूड का मतलब किससे है, भोजन से, ठीक है, भोजन से। अब देखो ये भाई साहब क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स का काम क्या है, ये कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, क्योंकि सेफ वैक्यूल ने भी कुछ स्टोर किया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ने भी क्या किया, वाटर को स्टोर किया, ठीक है ना। वाटर को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर को स्टोर कर रहा है, जिसके जगह से क्या कर रहा है, ऑस्मोरेगुलेटिविटी मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या करता है, ये स्टोर किसको करता है, वाटर को स्टोर कर रहा है, ठीक है, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। चलो आते हैं, वाटर को स्टोर करता है, अरे ये हाँ लिखा तो मैंने, ये इसमें इसी में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा, ये भी कुछ स्टोर कर रहा है, ये भी कुछ स्टोर कर रहा है, ये भी कुछ स्टोर करेगा, ये भी कुछ स्टोर करेगा, ये किसको स्टोर कर रहा है, पानी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल से ये भाई सब किसको स्टोर करेगा, कुछ नहीं करेगा, किसको करेगा, फूड को करेगा, और किसको कर सकता है, ठीक है ना। अब भाई साहब ये पाया किस में जाता है, ठीक है, तो ये भी किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में ही पाया जाएगा, और एनिमल सेल में भी कौन, ये भाई साहब पाया जाएगा किसमें, अमीबा में, बैक्टीरिया में। जितने भी यूनिसेलुलर आपको ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, यूनिसेलुलर मतलब जो एक कोशिका से बने हुए, एक कोशिकीय जो जीव होंगे, उनके अंदर ये भाई साहब पाया जाएगा फूड वैक्यूल। और ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इनके अंदर ये फूड वैक्यूल्स पाया जा रहा है, क्यों पाया जा रहा है, देखो इसको समझते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कि ये मेरा भाई अमीबा है, ठीक है, ये है अमीबा। अब अमीबा जो है, अब इसके पास देखो, हमारे पास हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हमने खाया तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिक सिस्टम। अब डाइजेस्टिक सिस्टम में हमारे पास अतड़ियाँ हैं, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे खाना क्या होता है, पचता है, तो खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में डाइजेस्टिक सिस्टम है, और वहाँ से डाइजेस्ट होकर भैया खाना हमारा निकल जाता है, ठीक है, वहीं से फिर खाना हमारा डाइजेस्ट भी होता है और हमको एनर्जी भी मिलती है। अब मैं बात करूँ किसके बारे में, इसके पास अतड़ियाँ हैं, इसके पास अतड़ियाँ, तो इसके पास डाइजेस्टिक सिस्टम है, इसके पास डाइजेस्टिक सिस्टम ही नहीं है। तो भैया इसके पास जब डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं है तो क्या खाना नहीं पचेगा, ये मार दें इसको, कत्ल कर दें इसका, हैं, कत्ल तो नहीं करेंगे इसका, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना इसको भी, कि चलो भैया तुम भी क्या करो, खाना पीना पचा लो। नहीं खाना पचा पाएगा तो भाई मर ही जाएगा। अभी हमने देखा कि पानी के माध्यम से ये क्या कर रहा था, न्यूट्रेंट ले रहा था, पानी कहाँ चला जा रहा था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। फूड कहाँ चला जाएगा, फूड देखो इसके पास कोई भी डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसके पास पाया जाता है एक वैक्यूल्स, और उस वैक्यूल्स को बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो जैसे पानी आया, पानी कहाँ चला गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड कहाँ चला जाएगा, इसके पास, तो इसके पास चला गया फूड, तो ये हो गया मेरा फूड मॉलिक्यूल। तो फूड इसके पास पहुंच जाएगा, किसके पास, वैक्यूल्स के अंदर चला जाएगा, ये खाना यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर ये डाइजेस्ट होगा। तो ये कैसे होता है अभी इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ मान लेते हैं कि अमीबा। तो अमीबा भाई साहब का कोई खास शेप नहीं होता है, जैसे मन तैसे, ठीक है। तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का होता है, एक सेल का होता है। तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं फूड वैक्यूल्स है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स इसके अंदर है। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, अरे पाया जाता है कि नहीं, लाइसोसोम भी पाया जाता है, और ये भाई साहब क्या है, फूड वैक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं, दोनों इसके पास है। अब मान लेते कि, अब देखो ये जो देख रहे होते हैं, हमारे पास चलने के लिए क्या है, पैर है, तो ये इसके पास तो पैर है नहीं, तो इसका मतलब तो ये लंगड़ा हो गया, ये चलता फिरता नहीं होगा, है कि नहीं। अरे इसके पास पैर हैं, पैर तो नहीं है तो लंगड़ा हो गया ना, तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, बेसिकली ये जो देख रहे हो, ये जो संरचना देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, अब पोडिया मतलब पैर, ठीक है ना। तो ये जो पैर आप देख रहे हो बेसिकली फॉल्स फुट इसको हम बोलते हैं,
लेकिन इसके पास जो पैर है जिसके माध्यम से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। अब भैया अब इसको मान लेते हैं कि कहीं आपस में इसने आगे देखा कि आगे भैया एक यहाँ पे इसको फूड मिल गया, ये क्या है, फूड, फूड मॉलिक्यूल्स इसको मिला, तो फूड मॉलिक्यूल्स मिला तो भैया इसको क्या करेगा, ये खाएगा। तो क्या सबसे पहले देखो खाता नहीं है, सबसे पहले इसको घेर लेता है चारों तरफ से ये क्या करेगा, ये चारों तरफ से इस फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, घेर लेगा, सी शेप ऐसे बना देता है, ठीक है। ये सी शेप इसने बनाया और सी शेप यहाँ पे आ गया हमारा फूड मॉलिक्यूल्स। अंदर में क्या क्या है, अंदर में है आपके कौन कौन से हैं, अंदर में आपका लाइसोसोम भी है और क्या है आपका वैक्यूल्स भी है। अब ये भाई साहब अंदर घुसेगा तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको निगल रहा है। तो कोई भी जब सेल किसी चीज को निगलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल्स को क्या कर रहा है, ये निगल रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये निगल चुका है। अब निकलने के बाद क्या होगा, अंदर पहुंच जाएगा, अंदर पहुंचेगा कि नहीं। तो ये भैया हो गया मेरा अमीबा, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स पहुंच चुका है। अब फूड वैक्यूल्स बेसिकली कहां हो जाएगा, ये होगा हमारे फूड वैक्यूल्स हो गया। अब फूड वैक्यूल्स के अंदर ही क्या पहुंच जाएगा, फूड मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ देखो कौन है यहाँ पे, इसका एक और भाई है जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम इसी का भाई है, ठीक है ना, ये जैविरु है, दोनों मिलकर ही काम करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों कैसे हैं, जैविरु है। अब देखो मान लेते फूड तो अंदर आ गया, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई कि फूड अंदर आ गया तो पचाएगा कौन, इसके पास तो कोई डाइजेस्टिंग सिस्टम है नहीं, है इसके पास कोई सा भी डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं है। तो डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं है तो फूड को पचाएगा कौन भाई, फूड को पचाना भी है, उससे एनर्जी भी निकालनी है, उस एनर्जी को फिर अमीबा यूज भी करेगा जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये लाइसोसोम जो होता है इसके साथ अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा अमीबा, यहाँ पे मेरा हो गया फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फूड मॉलिक्यूल्स को कौन घेरे हुए है, अब फूड को कौन रखा हुआ है, फूड वैक्यूल्स। और इसके बाद देखो इसके पास है लाइसोसोम, ये भाई साहब इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद क्या करेगा, लाइसोसोम में के पास क्या रहते हैं, बहुत तरह के डाइजेस्टिक एंजाइम से पाए जाते हैं। ये अपने डाइजेस्टिक एंजाइम क्या करेगा, इसमें इजेक्ट कर देगा, इसमें इजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट करने के बाद वो डाइजेस्टिक एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और उससे जो एनर्जी होगी वो एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल अमीबा अपने लिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। जब लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज होता है, जब लाइसोसोम फूड मॉलिक्यूल्स के साथ फ्यूज होता है तो इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। क्या बोलते हैं, फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम का मतलब क्या हुआ कि फूड मॉलिक्यूल्स, फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल प्लस कौन सा, लाइसोसोम, लाइसोसोम ये भाई साहब क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। फ्यूज होने का मतलब आपस में मिल चुके हैं। अब ये भाई साहब अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स ये क्या कर रहा है, इजेक्ट करेगा किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहां पे इजेक्ट कर देगा, ठीक है, रिलीज कर देगा। और इसके बाद क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये एनर्जी मिलेगी, जो वेस्ट बच जाएगा उस वेस्ट को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर। और ये पूरा प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है अमीबा का, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। देखो यहां तक कोई बात समझ में आई, पूरी समझ में आई, कैसे नहीं आई है? तो लिखो ना भाई, इसको हमेशा एक्टिव रखो भाई, समझो, ठीक है, इसको हमेशा एक्टिव रखो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं थोड़ा सा एनमोन खा लिया करो, है कि नहीं, थोड़ा सा ये तेज हो जाएगा, है कि नहीं। ये सारी कहानी तो बता दी मैंने, ठीक है। अब इसको बता, पहला प्रोसेस ये, दूसरा पहला प्रोसेस क्या है, फूड मॉलिक्यूल्स मिला, दूसरे में इसने निगल लिया, ये कौन सा है, ये हो गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ऑफ व्हाट, फूड को। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस, यहाँ पे तीसरा प्रोसेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। और जब एंजाइम ये दोनों आपस में जब मिलते हैं इसी को बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देंगे,
फैगोसाइटोसिस। ठीक है, चलो देखो, इसका कोई नेम नहीं है, इसके दो नेम सुने। उसको भी फैगो, किसको, इसका, इसको फैगोलाइसोसोम ही बोलेंगे। किसका, ये इसका नाम क्या है, बस मैंने आपको बताया समझाने के लिए कि भैया ये फूड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है और ये यहाँ पे लाइसोसोम है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फूड आया, फूड इसके अंदर पहुंच गया, फूड इसके अंदर पहुंचा, अब ये इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। जब ये अटैच होगा, इसी प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, फैगोलाइसोसोम। यहां लिख सकते हो क्या, फूड कम इन फूड वैक्यूम, ये बात लिख सकते हो वैसे। अबे इसका क्या हो गया, अरे चलो, फूड वैक्यूल्स लिखा होगा वहां पे, क्या लिखा हुआ है, फूड वैक्यूल, फूड कम इन फूड वैक्यूल्स। यार क्या दिक्कत है, देख लिया तो ये फॉस्फोलिपिड ये फॉल्स फूड, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, हिंदी में भी हाँ स्यूडोपोडिया ही इसको बोलेंगे, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, फूड फॉल या फॉल्स फूड बोल सकते हो। फॉल्स फूड का मतलब क्या, फैगोसाइट, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, देखो यहाँ प्रोसेस क्या है, सीडोपोडिया हो रहा है, सीडोपोडिया इसको बोलता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड, फैगोसाइटोसिस मतलब निकलना, फैगो मतलब निकलना है, साइटोसिस मतलब सेल, तो जब सेल किसी चीज को निकलती है तो फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड, फूड को ये निकल रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, फूड कम इन फूड वैक्यूल्स, फूड कहाँ गया है, फूड वैक्यूल्स में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भाई साहब लाइसोसोम है, इसने क्या किया है, रिलीज कर दिया, टू रिलीज डाइजेस्टिक एंजाइम्स। अब इसके बाद, और इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, फैगोलाइसोसोम। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या, ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद एनर्जी मिलेगी किसको, अमीबा को। देख लिया, फिर से बोल दूं, टू रिलीज डाइजेस्टिक एंजाइम्स। ठीक, डाइजेस्टिक एंजाइम्स कौन रिलीज कर रहा है, ये भाई साहब कौन है, ये कौन है, ये लाइसोसोम है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ और मान लेना, ये लाइसोसोम है। देख लिया, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई कष्ट तो बताओ, अभी तक लिखे ही नहीं है, यही कष्ट है। सर इसके बाद ऊपर फैगोसाइटोसिस इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अमीबा को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल से मेरा डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद अमीबा को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी से भाई साहब अपना काम शाम करेगा। ठीक है, जो वेस्ट बच जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, अमीबा जो वेस्ट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा। अब मान लेते ये फिर से अमीबा है, तो फूड में ये भाई साहब फूड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा फूड कौन सा था, यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे कौन सा था, लाइसोसोम था।
तो ये दोनों अलग हो गए क्योंकि लाइसोसोम का काम खत्म। फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर का फूड मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या मिलेगी, यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल कौन करेगा, अमीबा। और इसके साथ साथ वेस्ट भी तो निकलेगा। तो वेस्ट जो निकला, तो वेस्ट भाई साहब का क्या करें, वेस्ट का हम लोग क्या करें, तो ये कलर विजुअल नहीं है, नहीं, ये जो वेस्ट निकला, तो इस वेस्ट का क्या करेंगे, ये वेस्ट क्या निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके माध्यम से क्या होगा, ये भाई साहब वेस्ट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही होगा। इसको यहाँ पे इस एनर्जी को इस्तेमाल कौन कर लेगा, अमीबा कर लेगा। ये दोनों अलग हो जाएंगे। फोटो अगर समझ गई तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारा खेल तो आजकल फोटो का ही होता है कि नहीं, है कि नहीं। अब तुम्हारी फोटो अगर कहीं इधर उधर चली जाती है, दिक्कत भी हो जाती है। सारा खेल फोटो का। हाँ, नेक्स्ट स्टेप तो वही है ना। तो वहां पे क्या होगा, अब इसके बाद इसको एनर्जी मिल गई अमीबा को, और वेस्ट जो बचा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला गया। चलो, हो गया। समझने में देखो, मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि चीजों को समझने में ज्यादा ध्यान दो, लिखने में कम ध्यान दो। क्योंकि लिखते रहो, तुम जिंदगी भर लिख ही रहे हो और लिखते ही रह जाओगे। सही बोल रहा हूं मैं। तो मैं बोलता हूं उसको एकदम दिमाग से, एकदम ध्यान से सुना करो, क्योंकि यहाँ पे फिट हो गया तो फिर ये फोटो एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि तुमको लिखने में ज्यादा दिलचस्पी है, लिखने में कम, सुनने में ज्यादा। तो समझने में कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट है, ताड़ाताड़ी पूछो, एकदम धाए धाए पूछो। ठीक है ना, इसलिए हाँ। फैगो मतलब निगलना। फैगो का मतलब क्या होता है, निगलना। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो गया। तो ये अटैच जब फ्यूज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया। उसका नाम क्या दे दिया, फैगोलाइसोसोम। तो लाइसोसोम भाई साहब इसके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो गया। अब अटैच होकर क्या कर रहा है इसके साथ, अब लाइसोसोम क्या करेगा, इसके पास डाइजेस्टिक एंजाइम इसने डाल दिया। अब डाइजेस्टिक एंजाइम डाल दिए तो भाई साहब फूड मॉलिक्यूल्स अंदर में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। टूट गया, टूटने के बाद क्या मिलेगी, इसको एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी कौन यूज करेगा, अमीबा। अब साथ में वेस्ट भी तो निकलेगा। वेस्ट का क्या करें, वेस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर देंगे। ये दोनों अलग हो गए ना, क्योंकि लाइसोसोम का खेल खत्म। इसी वजह से तो मैंने दोनों को अलग कर दिया। यहाँ पे देखो, दोनों अलग थे, अटैच हो गए, फिर दोनों यहाँ पे अलग हो गए। तो अलग क्यों हो गए, क्योंकि लाइसोसोम का खेल खत्म हो गया। उसका काम सिर्फ एक ही था, क्या, डाइजेस्टिक एंजाइम्स डालना। किस में, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में डाल दिया, खेल खत्म, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि और भी तो काम करने हैं इसको। एक ही काम थोड़े इसके पास, बहुत तरह के काम करता है। ठीक है, अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बढ़े के कहाँ पे, यहाँ ये टू रिलीज डाइजेस्टिक एंजाइम्स, टू रिलीज डाइजेस्टिक एंजाइम्स। अब बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां तक समस्या तो नहीं है, बढ़े आगे, अरे बढ़ो। चलो आते हैं अब आते हैं, कौन सा बच गया आपका, देखो। तो हमने 3 वैक्यूल्स को पढ़ लिए, कौन कौन सा था, यहां पे देखो कौन कौन सा है, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, और अगला क्या है हमारा, गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल को यहीं निपटा दूं क्या, यहीं निपटा देते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। गैस वैक्यूल्स, देखो गैस वैक्यूल्स बेसिकली क्या है, देखो ये ऐसा वैक्यूल्स है। अब देखो ये क्या स्टोर करेगा, देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है। अब ये गैस वैक्यूल्स क्या स्टोर करेगा अपने पास, गैस को स्टोर करेगा। तो ये भाई साहब स्टोर करेगा किसको, गैस को। अब गैस को स्टोर करके करेगा क्या, ये थोड़ी समस्या वाली बात है। गैस को स्टोर करके करेगा क्या, देखो ये उस तरह के जीव रहते हैं, उस तरह के जीवों में पाया जाता है जो पानी में रहते हैं। पानी में जैसे यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होती है। तो बैक्टीरिया क्या करती है, अपने अंदर गैस वैक्यूल्स उसके अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कहाँ पाया जाएगा, तो ये फाउंड कहाँ, किस में पाया जाता है, तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना है कभी इसका। तो साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, लिखा है मैंने क्या, साइनो, क्या लिखा है, फिर दोबारा नहीं पूछना, क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया भाई साहब पानी में रहते हैं।
अब देखो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करती है, समझ रहे हो? कोई भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि जब मैंने आपको क्या बताया था कि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? बैक्टीरिया से। बताया था ना कि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? बैक्टीरिया से। अब हमको जीना है, हमको तो भाई ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मान लेते इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ गया, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन आ गया, तो शुरुआत में जीवन की शुरुआत पानी से ही होती है, ठीक है। अब पानी में मान लेते हैं बैक्टीरिया है, तो अब और भी जीव है बाहर से, जैसे कि जो जमीन में रहने वाले जीव हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से देगा? तो पानी में तो ऑक्सीजन था ही। अब देखो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आने लगता है, जिसकी वजह से पानी के बाद जीवन जो होता है, जो आप हमारा जो स्थल एरिया होता है वहाँ पे भी पॉसिबल होता है। तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना रहता तो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन ही नहीं होता, और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसी ने क्या किया था, सबसे यही बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा? ऑक्सीजन ही निकलेगा, क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया, तो अब देखो ये पानी में रहती है, अब पानी में रहती है तो मान लेते इसको फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटो मान लेते कि अभी अंदर में कहीं, ठीक है ना, कहीं अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना, समुद्र में अंदर में कहीं पड़ी है, वहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो इसके अंदर क्या है? गैस वैक्यूल्स। ये गैस वैक्यूल्स इसको क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में क्या करता है? मदद करता है। तो मान लेते हैं जहां लाइट है तो वहां तुरंत वहां पहुंच जाएगा ये, ठीक है। वहां पे फोटोसिंथेसिस कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर ले, काम खत्म हो गया, फिर वहां से नीचे आके बैठ जाएगा। तो ये जो पानी के अंदर जो तैर रहा है, ठीक है, पानी के अंदर जो तैर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, इसकी वजह कौन सी है? गैस वैक्यूल्स। अगर गैस वैक्यूल्स नहीं रहेगा ये तैर पाएगा? क्या ये तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स इसको गैस ये बॉयंसी इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गैस ही प्रोवाइड करिए, किसको? साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टोर गैस करता, और एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसी बैक्टीरिया जो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, ये लिख सकते हो यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस ये करती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस करने वाली बैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ? मुस्कुरा रहा है, क्या हुआ? मुस्कुराता है जी। हो गया? बढ़े? अरे 2 वर्ड तो लिखने हैं यार, स्टोर करना है गैस में और साइनोबैक्टीरिया, उसी में 5 मिनट लगा रहा है। हो गया? बढ़े? तो वैक्यूल्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला आते हैं, अगला सेल ऑर्गन देखते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम, जो अभी हमने चर्चा की अभी। तो लाइसोसोम भाई साहब को अब थोड़ा देखते हैं, ये भाई साहब कौन है? लाइसोसोम, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? लाइसोसोम ही बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल के अंदर, ठीक है, ठीक है। लाइसोसोम को बहुत तरह के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे इसको देखो, आपने नाम सुना होगा सुसाइड बेग, ठीक है। सुसाइड बेग का मतलब क्या होता है? आत्महत्या की थैली, तो सुसाइड बेग इसको बोलते हैं। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है एटम बम। एटम बम की तरह काम नहीं करेगा ये, मतलब सेल का एटम बम है। अगर मान लेते सेल में, अगर सेल ने, अगर सेल एटम बम क्यों बोलना भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है? डिस्पोजल बैग। और क्या नाम है इसका? नाम है सेलुलर हाउसकीपर।
हाउसकीपर, हाउसकीपर का काम क्या होता है? साफ सफाई का काम। एक और नाम है इसको, इसको बोलते हैं क्या? स्कैवेंजर। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो इसका मतलब भी सफाई कर्मचारी, इसका मतलब भी सफाई कर्मचारी। ये तो एटम बम है। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली, और डिस्पोजल बैग मतलब किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। ठीक है, बाहर फेंक रहे हैं। इतने सारे नाम है। ठीक है ना, तो जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन भाई काम इसका खतरनाक है। अभी देखते हैं क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम के इतने सारे नाम है। तो आपने एक ये नाम सुना होगा बस, ठीक है ना, लेकिन इसका एक नाम नहीं, बहुत तरह के नाम है। एटम बम भी है, डिस्पोजल बैग है, सेलुलर हाउसकीपर है, और स्कैवेंजर भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सफाई कर्मचारी। हाउसकीपर का भी काम क्या होता है? वही होता है। तो तुम्हारे घर में साफ सफाई जो होती है, मतलब घर में, ये वर्ड होटल में यूज किया जाता है। ठीक है, जब होटल में कभी जाओगे विजिट करने, तो वहाँ पे क्या रहते हैं? हाउसकीपर रहते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी रूम को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो रूम को साफ करता है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये किसी होटल में भाई साहब काम करता है। किसी होटल में तो काम नहीं कर रहा है। किस में काम करता है? सेल में अंदर काम करता है। तो सेल के अंदर झाड़ू देना है, पोछा मारना है, तो कौन मारेगा? यही मारेगा, लाइसोसोम। तो भाई साहब दिन भर पोछागिरी करता रहता है, झाड़ू मारते रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सफाई कर्मचारी। अब देखते हैं किस तरह का पोछा मारता है, किस तरह का झाड़ू मारता है। ठीक है, वो सब चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये लाइसोसोम होता है, ये बनता कैसे है? मैंने बताया था लाइसोसोम को कौन बनाता है? लाइसोसोम को कौन बनाता है? अरे पिछले क्लास में पढ़ाया था, गोल्गी बॉडी पढ़ाया था ना। लाइसोसोम को कौन बनाता है? लाइसोसोम को गोल्गी बनाता है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय, इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है गोल्गी बॉडी। बट लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर मान लेते ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी। लेकिन इसके अंदर जो खतरनाक ढंग के जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं, उस एंजाइम्स को कौन बनाता है? उस एंजाइम्स को बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ाया था मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वैक्यूल्स बनाता है। बनाता है कि नहीं? वैक्यूल्स बनाता है। फिर वैक्यूल्स कहां जाते हैं? गोल्गी बॉडी में जाते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग करता है, फिर निकालता है। तो पैकिंग करके जो निकाला, तो उसने क्या निकाला? वैक्यूल्स को ही निकाला। तो वही वैक्यूल्स आगे बढ़ के किस किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? या तो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पढ़ाया था ये सब चीजें। अब बताओ, जो लाइसोसोम को बेसिकली बना रहा है गोल्गी बॉडी, फाइनल टच तो यही दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन है, उसको किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहां पे लिख सकते हो इट इज फॉर्म बाय गोल्गी बॉडी, बट इट्स एंजाइम फॉर्म्ड बाय कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, चीजों को समझो ज्यादा। लिखने के लिए टाइम मैं देता हूं, लेकिन चीजों को समझने में ज्यादा ध्यान दिया करो। ऐसा नहीं कि लिखे रहे हो, खोपड़ी में घुसा ही नहीं रहो। ठीक है, क्योंकि जो मैं तुमको दे रहा हूं वो तुमको कहीं नहीं मिलने वाला। सही बोलता हूँ। पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई नहीं तुमको इस तरह पढ़ा रहेगा। पूरा यूट्यूब तुमको मैं दे रहा हूँ एक सप्ताह तक, जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ाया ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इसी वजह से मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आने वाला जो एग्जाम है उसका लेवल अच्छा ही होने वाला है। इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा समझो। ठीक है, समझने पे ज़्यादा फोकस किया करो। कुछ भी डाउट हो एकदम उसी समय। ये भाई साहब गोल्गी बॉडी को बना रहा है। गोल्गी बॉडी किसको बना रहा है? इसको बना रहा है। किसको? ठीक है, लाइसोसोम को। अब सिंपल सी बात है यार कि गोल्गी बॉडी को चलो इसने बना लिया, लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स कैसे है? इसके अंदर तो प्रोटीन्स है, बहुत तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम्स है। इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स है, बहुत तरह के प्रोटीन्स। यही प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए? एंजाइम्स से कन्वर्ट हो गए। अब मान लेते कि इसके अंदर ये आए कैसे, तो हमने शुरुआत में ही कहानी पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो भाई साहब क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन को बनाता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है? कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद कहाँ पे जाता है? ये स्मूथ में। अब स्मूथ में क्या बनते हैं? लिपिड बनता है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है ना, और स्टेरॉइड बनता है। वो स्टेरॉइड हार्मोन जो बन रहा है, तो वे सब कहाँ जाएंगे? फिर इसी के अंदर जाएंगे।
तो ये सब मिलके क्या करेंगे, इसको और ज्यादा खतरनाक कर देंगे। फिर कहां जाएगा, ये गोल्गी बॉडी में जाएगा, गोल्गी बॉडी में और मॉडिफिकेशन होंगे, एंजाइम्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अब जब बाहर निकलेगा ये, तो ये भाई साहब काफी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स काफी खतरनाक ढंग के। अब देखो लाइसोसोम का मीनिंग क्या होता है ये समझो। तो ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर एंजाइम्स किसकी वजह से हैं, इसकी वजह। लेकिन इसको बना कौन रहा, फाइनल टेस्ट कौन दे रहा है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइसोसोम जो है इसका मीनिंग क्या होता है। लाइजो का मतलब क्या होता है, लाइजो का मतलब होता है टू ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना। टू ब्रेक किसको, सम मतलब क्या, कुछ। तो ये भाई साहब टू ब्रेक कुछ मतलब किसी चीज को तोड़ेगा। तो लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, टू ब्रेक डाउन समथिंग, टू ब्रेक डाउन द समथिंग। अब समथिंग में क्या, कुछ भी तोड़ सकता है। अब समथिंग का मतलब क्या होता है कि देखो बेसिकली क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है क्या, एक कंटेन डाइजेस्टिक एंजाइम्स। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है, जो काफी एसिडिक नेचर के होते हैं। जो कैसे होते हैं, काफी एसिडिक नेचर के होते हैं। और इन्हीं की मदद से ये क्या करता है, चीजों को क्या करता है, तोड़ता है। बस तोड़ने का काम इसका। अभी फूड वैक्यूल्स हमने देखा, फूड वैक्यूल्स को तोड़ा किसने, फूड वैक्यूल्स में आज जो फूड था उसको किसने तोड़ा, लाइसोसोम ने तोड़ा एंजाइम्स की मदद से। तो एंजाइम डाल दिया, उसने तोड़ के रख दिया। तो इसका काम क्या बेसिकली क्या है, तोड़ना। किसी को भी तोड़ना हो, सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, तो लाइसोसोम ही तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, डाइजेस्टिक एंजाइम। ये किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, तो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लिखो तब आगे लिखते हैं। टू कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। तो एसिडिक नेचर के तो काफी खतरनाक है, सीधी सी बात है। एसिड अपने आप में बहुत ही खतरनाक रहता है। कभी हाथ में लेके देखो, पता चल जाएगा। बैटरी से निकालो और हाथ में ले लो, कभी पता चल जाएगा कितना खतरनाक है। ऐसा नहीं घर जाके ले ही लेना हाथ में, नहीं हाथ जल जाएगा। ठीक है, बढ़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े। अब देखो ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स अपने पास स्टोर करके रखता है। डाइजेस्टिक एंजाइम्स को कौन बना रहा है, ईआर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो भी इसके अंदर एंजाइम्स उसको कौन बना रहा है, ईआर बना रहा है। ठीक है, और कैसे बनाता है ये कहानी मैंने पहले ही बता चुकी है। ठीक है ना, वो सारा प्रोसेस बताया कैसे क्या होता है। ठीक है, वो सब मैंने पहले ही बता चुका है। अब डाइजेस्टिक एंजाइम्स जो है इसके अंदर, ये क्या करता है, कंटेन किसको रखता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। तो ये जो डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं बेसिकली इन डाइजेस्टिक एंजाइम से क्या करता है, तोड़ता है। तो डाइजेस्टिक एंजाइम्स जो रहते हैं ये क्या कर सकते हैं, कैन डाइजेस्ट, या ये क्या कर सकते हैं, कैन डाइजेस्ट किसको, प्रोटीन को। ये प्रोटीन को भी तोड़ सकता है। और किसको तोड़ सकता है, लिपिड को, मतलब फैट को भी तोड़ सकता है। और किसको, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ सकता है। तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि भैया जो सेल है वो किससे बनी रहती है, इन्हीं सब चीजों से बनी रहती है, बनी रहती है कि नहीं। अब हमारा जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, इन्हीं चीज से बना रहता है। राइबोसोम इसी से बना रहता है, न्यूक्लियस इसी से बना रहता है। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, वो किससे बनी रहती है, या तो प्रोटीन लिपिड का, इन्हीं चीज से मिलकर बनी रहती है, ये बायोमोलिक्यूल से। अब इन्हीं चीजों को मान लेते कि सेल डैमेज हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, उसको तोड़ना है तो डाल देगा, ये इसको तोड़ के रख देगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किससे बनी रहती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। तो उनको वो तोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब प्लाज्मा मेम्बर को क्या कर देगा, पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो सेल का कोई भी ऑर्गन हो वो इन्हीं चीजों से मिलकर बना रहता है।
तो कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया तो भाई साहब इसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो उसको क्या कर सकता है, तोड़ के रख देगा, उसको क्या कर सकता, ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है ना। तो जो इसके पास जो डाइजेस्टिक एंजाइम्स है, ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकते हैं, तोड़ के रख सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, ठीक है। फंक्शन एक बार देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो दुनिया भर की चीज तो देख ली, इसका फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एपोप्टोसिस। हिंदी में भी इसका यही नाम है, एपोप्टोसिस। क्या नाम है, एपोप्टोसिस। क्या नाम है, क्या 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 क्या, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बेसिकली ये क्या है, अब यहां पे समझते हैं, यहां से हम इसका फंक्शन सब पढ़ रहे हैं। एपोप्टोसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, ये क्या करता है, टू किल या टू किल प्रोग्राम सेल डेथ। इसको यहां पे लिखेंगे क्या, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये क्या होता है, डेथ EATH, प्रोग्राम ED, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। अब इसका मतलब समझते हैं क्या। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब कि सेल जो होती है उसको मारना है। मान लेते कोई सेल है, ठीक है, मान लेते कोई सेल है, ठीक है। अब ये हो गई इन्फेक्टेड, हो सकती है कोई भी हो सकता है, काम करते करते हो सकता है कोई इन्फेक्शन आ गया, या मान लेते कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया इसके अंदर, या कोई से बाहर से कोई वायरस आ गया इसके अंदर, कोई फंगस आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये भाई साहब क्या हो गई, सेल इन्फेक्टेड हो गई। अब ये इन्फेक्टेड हो गई तो इसको अब मारना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी सेल अगर इन्फेक्टेड हो गई तो ये भाई साहब ये इन्फेक्शन तो दूसरे सेल को भी पहुंचा सकती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो ऐसे तो पूरी की पूरी सेल हमारी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो इस वजह से इस सेल को मारना जरूरी है कि नहीं, मारना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के सेल को या कोई और सेल है जो पूरी तरह से मर चुकी है, ठीक है, अब ये मर गई है, अब ये मरी हुई सेल भी दूसरे सेल को इन्फेक्शन फैला सकती है कि नहीं। अब मान लेते जैसे आदमी कोई डेथ करता है, तो डेथ करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको जलाना पड़ता है या उसको दफनाना पड़ता है। अब मान लेते कि आदमी मरा हुआ है, मान लेते कोई ऐसा पेशेंट था जो कोरोना से पीड़ित है, उसको मैंने रख दिया, ठीक है। अब तुम वहां पे क्या करोगे, अब क्या करना, वहां पे जब जाओगे तो वो भाई साहब तुमको इन्फेक्टेड कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। पता चला तुम उसके फ्यूनरल में गए थे, अब कल तुम्हारा फ्यूनरल हो रहा है, हो सकता है भाई, है कि नहीं। अब तुम आज गए थे उसके फ्यूनरल में, अब हो सकता है तुम इन्फेक्शन आ गया, अब फिर कल तुम्हारा फ्यूनरल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है उसको मारना जरूरी होता है। तो डेड सेल हो गई या इन्फेक्टेड सेल हो गई, इन दोनों सेल को मारना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसको नहीं मारा तो अगली सेल को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है, तो समस्या हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे भाई साहब लाइसोसोम क्या करता है, इनको क्या करता है, मारने का काम करता है। क्योंकि वही का उसके क्यों मार रही है, क्योंकि इसी के पास हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिक एंजाइम्स है, वो डाइजेस्टिक एंजाइम से इन सेल को, या डेड सेल हो या इन्फेक्टेड सेल हो, इसको क्या कर देगा, ये मार देगा, ताकि सेल हमारी, अब जैसे इसको इसने मारा तो इन्फेक्शन वहीं पे का वहीं खत्म कर दिया इसने, जिससे हमारी अब सेल कैसी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। अगर नहीं मारा तो क्या होगा, पहला इन्फेक्शन फैलेगा जिससे पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब डेड सेल देखो डेड सेल जो होती हैं वो काफी खतरनाक होती हैं। ये देखो आपने सुना होगा कैंसर के बारे में, कैंसर कैसे होता है, डेड सेल क्या करती हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एक जगह एक्यूमुलेट होती हैं तो धीरे 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 किसका काम करने लगती हैं, ये ट्यूमर बना देती हैं, ठीक है, ट्यूमर बना देती हैं। तो ये बेसिकली जो कैंसर जो होती हैं वो किससे बनती हैं, डेड सेल से। तो भाई डेड सेल इतनी खतरनाक ढंग की बीमारी आपकी बॉडी में फैला सकती हैं, तो इसको मारना जरूरी है। तो भाई साहब कौन मारेगा, लाइसोसोम मारेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू देखो क्या होता है, मान ले तो ये मेरा सेल है, ठीक है, और इसके अंदर मेरा कौन है, लाइसोसोम है। ये भाई साहब लाइसोसोम यहाँ पड़ा हुआ। अब होगा क्या कि यहाँ पे बहुत तरह की सेल्स हैं जो मर चुकी हैं। सपोज दैट कोई जो ऐसी सेल है जो मर गई है, ठीक है, या इसमें मरी हुई सेल होंगी या ऐसी सेल होंगी जो इन्फेक्टेड है, या तो डेड सेल हो सकती है या कौन सी हो सकती है, इन्फेक्टेड।
इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्शन किसी से हो गया, वायरस आ गया होगा सेल में, या कोई फंगस आ गया, कोई बैक्टीरिया, कोई भी हो सकता है। अब इनको भाई साहब मारना जरूरी है। मारेगा कौन? ये लाइसोसोम। कैसे मारेगा? तो पहला प्रोसेस देखो क्या होगा यहाँ पे होगा फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगो का मतलब क्या होता है? निगलना। साइटोसिस मतलब सेल, तो सेल को निगलना, दैट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस होगा, अब देखो यहां पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस के तहत ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर घुस जाएंगी कौन सी हैं? हमारे अंदर ये लाइसोसोम भी है ये भाई साहब। अब यहां पे देखो जो दुनिया भर की सेल है, कौन सी? इन्फेक्टेड सेल है, ये भाई साहब पहुंच गई अंदर, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स यहां पे पहुंच गई, सेल के अंदर पहुंच गई। अब लाइसोसोम क्या करेगा? अब लाइसोसोम भाई साहब क्या करेगा? इनके अंदर डाल देगा क्या? डाइजेस्टिक एंजाइम्स डाल देगा। तो ये भाई साहब इधर गया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो इसने क्या किया? क्या कर दिया? टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? ये पूरी तरह से टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है ना, इन डेड सेल, ठीक है ना, डेड सेल के अंदर डाल देगा, जिसके बाद ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये इतनी पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से डिजॉल्व कर दिया। अब ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन अब बॉडी के अंदर नहीं फैला सकते, क्योंकि इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया किसने? लाइसोसोम ने। तो लाइसोसोम ने तो इसको मार दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। लेकिन अभी क्या ये बॉडी से बाहर हुई है? अभी भी बॉडी से बाहर नहीं है। तो ये फिर क्या होगी? ये कहाँ आएंगी? हमारे ब्लड में आ जाएगा। जो भी कचरा बच गया, मार तो दिया है, तो मारने के बाद जो कचरा बचा वो कहाँ हो जाएगा? हमारे ब्लड में आएगा। फिर ब्लड क्या करेगा? किडनी के पास भेजेगा। किडनी क्या करेगा? इसको फिल्टर करेगा। फिर फिल्टर करने के बाद कहाँ जाएगा? यूरिन के माध्यम से ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा? हेल्दी बना रहेगा, ठीक है। अब मारना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते डेड सेल को नहीं मारेंगे तो नई सेल जो बनेंगे वो जगह, उनको जगह भी तो नहीं मिलेगी, वो भी समस्या है। तो इनको मारना जरूरी है। इसको मारेंगे, इन्फेक्शन इनको भी रोकना है, और नई सेल जो आएंगी उनको भी तो जगह देनी है, तो उसके लिए भी ये जरूरी होता है। तो इस तरह से क्या होता है? यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ को मारता है। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मली हमको सेल डेथ ही बोलना था, ये प्रोग्राम सेल डेथ क्यों बोल रहे हैं? प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये हुआ कि बस वो उन्हीं सेल को मारेगा कि जो सेल या तो इन्फेक्टेड है या डेड है। अब मान लेते हैं कि इनके जगह दूसरे को ही मारने लगा, तब तो समस्या हो जाएगी। मान लेते हैं कि जो सेल सही है उसको भी मार रहा है, और इसके पास कैपेसिटी है कि नहीं? इसके पास है उतनी क्षमता है कि भाई किसी को ही मार सकता है। जो मेरी सेल जिंदा उसको ही मार रहा है, तब तो समस्या हो जाएगी। तब तो पता चला कि कैंसर, दूसरे तरह का कैंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर में ही होता है। ब्लड कैंसर में क्या होता है? WBC क्या करता है? रेड RBC को ही खाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? अगर नई सेल को ये मारने लगेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसी वजह से प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये हुआ कि उन्हीं सेल को मारेगा जो इन्फेक्टेड हो या डेड हो। देखो ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना, एंड डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व्ड इट, ठीक है ना। एंजाइम्स को डालेगा इसमें और इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा और डिसॉल्व कर देगा। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? टू रिलीज द डाइजेस्टिक एंजाइम्स इन डेड सेल या इन्फेक्टेड सेल एंड डिसॉल्व और एंड डिस्ट्रॉय ऑन डिसॉल्व। इसको क्या करता है? डाइजेस्टिक एंजाइम डालेगा और इसके बाद इसको क्या करेगा? या तो डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से, या इसको क्या करेगा? पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा? ये मेरा क्या है? लाइसोसोम है, ठीक है, ये लिख लेना, लाइसोसोम है। ये भी हमारा लाइसोसोम है। ये कलर जो मैं लिख रहा हूँ ये विजुअल है कि नहीं भाई? नजर आ रहा है? ये कलर विजुअल है? आ रहा है?
थोड़ा सा लाइट कलर, डार्क यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। ठीक, क्या हुआ, हो गया, कुछ छूट गया क्या? इन्फेक्टेड सेल है ये कौन सी सेल है? दो तरह की सेल है, या तो डेड होगी या इन्फेक्टेड होगी, दोनों में कोई भी अंदर जा रही है। मान लेते डेड भी चला गया, इन्फेक्टेड भी चला गया, लाइसोसोम ने क्या किया, रिलीज कर दिए डाइजेस्टिक एंजाइम, और इसके बाद क्या किया, या तो इसको डिसॉल्व कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। लिख लिया? कैंसर से अभी वहां पे भी नहीं है, कैंसर जब हम डिजीज पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कैंसर के बारे में, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? डिजीज में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, टीबी, दुनिया भर के डिजीज वहाँ पढ़ेंगे। डिजीज से हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बात याद रखने ना भाई, हर साल डिजीज से एक सवाल पूछा, और इस साल भी पूछा है, और अगले साल भी तय है पूछेगा ही, तय है। कहाँ पे? इन डेड सेल एंड डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व इट, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और क्या करता है, हिंदी में क्या लिखेंगे, यह एंजाइम्स को, ठीक है ना, मृत सेल में क्या करता है, डाल देता है और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ठीक है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़े? चलो अब आते हैं, तो लाइसोसोम का हमने एक काम देखा, दूसरा काम क्या है इसका, ये कलर टॉप, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, फैगो का मतलब होता है खुद कोई खा रहा है, ठीक है ना? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्वतः भोजी, भोगी, सॉरी स्वतः भोगी। अब देखो इसका जैसा नाम है वैसा काम है। अब इसका देखो क्या काम होता है, ये इसका देखो क्या काम होता है। मान लेते हैं क्या, सपोज दैट कोई सेल है, ठीक है, ये मेरी सेल है, यहाँ पे मेरी मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे लाइसोसोम भाई साहब भी है, अपने में बात मत करो यार, यहाँ पर बात समझो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है। अब मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दुनिया भर की रहती हैं, मैंने बताया था कि एक सेल ऐसी है जिसमें तो लाख से भी ज्यादा, लाख माइटोकॉन्ड्रिया, बताया था कि नहीं? तो एक सेल के अंदर दुनिया भर की माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, 50-50 हजार, 5-5 हजार, बहुत सारी रहती हैं। मान लेते भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया काम करते करते मर गई, ठीक है? अब जिसका जीवन, जिसने जन्म लिया तो उसका मृत्यु भी तो तय है ना, तो भाई इसने जन्म लिया और इसकी मृत्यु हो गई, सेल के अंदर है। अब सेल के अंदर क्या कर सकता है, अब ये मरा हुआ जो सेल ऑर्गन है ये क्या कर सकता है, सेल के अंदर ही क्या करता है, सेल के बहुत सारे ऑर्गन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इन्फेक्टेड करेगा तो फिर तो पूरी सेल ही खत्म हो जाएगी, तब तो समस्या है। तो अब इसको मारना जरूरी है, कैसे मारेंगे, ये लाइसोसोम क्या करेगा, रिलीज कर देगा डाइजेस्टिक एंजाइम और इसको मार देगा, ठीक, इसको मार देगा, ये होता है। और कभी कभी मान लेते हैं कि सेल ही काम नहीं करे, कभी कभी मान लेते हैं सेल ही काम नहीं कर रही है ढंग से, तो सेल को ही मारना जरूरी है। सेल ही ढंग से काम नहीं कर रही है, मान लेते हैं कि ये मेरी सेल ही काम नहीं कर रही है ढंग से, तो सेल ही क्या करती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिक एंजाइम्स पूरे सेल में डाल देता है और इसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, इसको पूरी तरह से मार देता है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सुसाइड फेग ऑफ द सेल। तो जहां रहता है वहीं उसी को क्या कर देता है, मार देता है। तो सेल के अंदर ही है, कभी सेल अगर ढंग से काम नहीं किया तो सेल को ही इसने क्या कर दिया, मार दिया। तो सेल को तो मारता ही है, सेल को मार दिया। बेसिकली ये सेल के ऑर्गन को, कोई भी सेल ऑर्गन हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है और भी दूसरे दुनिया भर के ऑर्गन है, कोई भी इन्फेक्टेड हुआ उस वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर सकता है, इसी वजह से उसको मार देता है। सेल के अंदर ये काम कर रहा है। अभी जो प्रोसेस देखा ये कौन सा है, ये सेल के बाहर वाले हैं, ये सेल के बाहर कोई सेल है, डेड सेल या इन्फेक्टेड सेल, लेकिन सेल के अंदर ही मान लेते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ये भाई साहब ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इन्फेक्शन फैला रहा है, तो इसको मार देगा। कैसे करेगा, लाइसोसोम। इसी इसका नाम क्या है, ऑटोफैगी। मतलब कि अपने सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गन अगर डैमेज हो गया तो उसको ये क्या कर देगा,
डिस्ट्रॉय कर देगा या मार देगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, टू डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय द ऑन डैमेज सेल ऑर्गन। ठीक है, अगर कोई सेल का कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसको ये मार देता है। ठीक है ना, अपने ही सेल के सेल कोशिका को मारता है, अपने ही सेल के सेल कोशिका को, सॉरी सेल ऑर्गन को मारता है। ठीक है, हिंदी में ऐसा होगा, टू डिस्ट्रॉय द ऑन। अब इसी वजह से देखो इसका नाम क्या पड़ जाता है। अब मान लेते हैं कि सेल के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो भाई साहब इसने तो इसको ठीक कर दिया, तो इन्फेक्शन को ठीक कर दिया। जो मैंने आपको बोला कि झाड़ू पोछा जो मार रहा है, तो झाड़ू पोछा मार के किसको हटा रहा है, इस डैमेज सेल को हटा रहा है, या कोई भी डैमेज सेल है, तो उसको उसने क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि हमारी सेल कैसी रहे, हेल्दी रहे, ये ताकि हमारा सेल जो रहे वो हमारे साथ हेल्दी रहे। इसी वजह से इसका नाम क्या हमने रखा, इसका नाम रख दिया क्या, हाउसकीपर। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हाउसकीपर ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर क्या कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है। और दूसरा नाम हमने क्या रखा था इसका, सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग इसका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि ये क्या करता है भाई साहब, अपने ही सेल को क्या कर देता है, मार देता है। अगर सेल ने अगर काम ढंग से नहीं किया तो अपने ही सेल को क्या कर देगा, मार देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके। तो जहां रहता है उसी को मार देता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, सुसाइड बैग। ठीक है, ये एग्जाम में खूब पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला कि सुसाइड वेग ऑफ द सेल किसको बोला, भर भर के पूछा गया, कोई एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें नहीं पूछा होगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलो लिखो इसको। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक इमेज बना लेना किसका, सेल का। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कौन सा है, लाइसोसोम। तो ये भाई साहब क्या करेगा इधर, फिर यहाँ पे देखो अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, और इसको क्या कर देगा, ऐसे क्रॉस करके क्या करेगा, किल कर देगा, किल या डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, देखो जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया ने कोई भी सेल ऑर्गन। ठीक है, यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, कोई भी सेल ऑर्गन डैमेज होगा, इसी वजह से लिखा है क्या, कोई भी सेल ऑर्गन, कोई भी डैमेज सेल ऑर्गन डैमेज हो जाता है, कोई भी, चाहे वो राइबोसोम जो कोई भी, तो वो इसको ये मार देगा। ठीक है, बड़े यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम देखते हैं, दो काम देख लिए, एक और काम है इसका, एक और काम है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोल लिखेंगे इसको, अंत कोशिकीय पाचन। तो अभी हमने अभी देखा था फूड वैक्यूल्स में, तो फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम आपस में मिलके काम करते हैं। मैंने बोला ये दोनों कौन है, जैविक हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। तो फूड वैक्यूल